जय माता जी की साहब खमा घड़ी नमस्कार। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय से संबंधित। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। अति लघुतरात्मक में पहला प्रश्न है, IRDP का पूरा नाम बताना है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पेज नंबर 253 के ऊपर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदी में हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल संचयन व संरक्षण की किन्हीं दो परंपरागत विधियों के नाम बताने हैं। खड़ीन, कुंडी, कुई, जोहड़, टांका। ये नाम हमें लिखने इसमें पेज नंबर 262 के ऊपर। तो ये अंडरलाइन किए हुए नाम दिख रहे होंगे विद्यार्थियों आपको। खड़ीन, कुंडी, कुई, नाड़ी, जोहड़, तालाब आदि हमारी जल संचयन व संग्रहण की परंपरागत विधियां हैं। तो ये खड़ीन, और इस खड़ीन में देखिए ये ढाल की ओर पानी आ रहा है। यहाँ एक दीवार बना दिया करते थे और यहाँ पानी इकट्ठा होता रहता था। एक्स्ट्रा पानी यहाँ से इधर से यूँ निकल जाया करता था और यहाँ जो छोटी कुइयाँ बनी होती थी उनमें आकर के इकट्ठा हो जाया करता था। तो ये जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा विकसित की गई तकनीक है खड़ीन। ये टांका या कुंडी पश्चिमी राजस्थान की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक है। 5-6 मीटर गहरा खड्डा होता है और देखिए ऊपर से कवर है और यहाँ ये पानी जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। तो यहाँ से होते हुए देखिए, यहाँ से होते हुए पानी एक्स्ट्रा जो मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे जमती रहेगी। तो ये हम उन्नत तकनीक का टांका या कुंडी कह सकते हैं। तो ये बेरी है छोटी कुई, 5-6 मीटर गहरा खड्डा होता है और व्यास 2 से 3 फीट का होता है। दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है और इससे पानी रिस करके उसमें आता रहे। तो तालाब और खड़ीन के आगोर भूमि यानी उसके बाद की जो भूमि होती है, उसके आगे की जो भूमि होती है, वहाँ से पानी रिसता हुआ एक्स्ट्रा जो पानी है वो इनमें इकट्ठा होता रहता है। तो इन्हें स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। और चित्र में मैंने आपको दिखाया था खड़ीन के बाद में जो आपको दिखाई दे रहा था वो कुइयाँ थी। ऊपर पत्थरों से बांध दिया जाता है, नीचे उसके मार्ग रखा जाता है ताकि पानी चला जाए। और ऊपर पत्थरों से इसलिए बांधा जाता है ताकि लोग वहाँ जो कोई आए, जैसे मान लीजिए कोई अजनबी व्यक्ति वहाँ पहुँचे तो उसको ध्यान रहे कि भाई यहाँ कुई या कुआं बना हुआ है। ये जोहड़ होते हैं, वर्षा जल संग्रहण के संसाधन है। देखिए ये चौकोर दिख रहा होगा आपको और ये गोल है। टांके में इसमें फ़र्क ये होता है कि टांका या कुंडी ढकी होती और ये खुली भूमि में बना होता है, ढका हुआ नहीं होता। और तालाब तो आप सभी जानते ही हैं। ये इनका मैं वर्णन नहीं करना, डिटेल नहीं लिखनी, वो नाम लिखे हुए थे तो मैंने सोचा आपको इनके चित्र दिखा दूं, थोड़ी आपकी समझ विकसित हो जाए। वैसे आप जानते ही हैं। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास के कितने पक्ष होते हैं। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। काल पक्ष, देश पक्ष, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष और कारण पक्ष। तो 36 नंबर पेज के ऊपर विद्यार्थियों, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। और इससे संबंधित ये चित्र दिया हुआ है, रेखा चित्र। ये देश पक्ष है। अंतर महाद्वीपीय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर लोग जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहे हैं। या स्थानीय उसी राज्य में गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर। ये 4 प्रकार के प्रवास स्थानीय स्तर के होते हैं। ये काल पक्ष हो गया विद्यार्थियों, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए स्थानांतरण हो रहा है। सामयिक कभी कभी जाते हैं। दैनिक रोज आवागमन करते हैं, काम के लिए सुबह जाते हैं, शाम को वापस लौट आते हैं। जैसे कि मुंबई में बहुत से लोग लोकल ट्रेनों के माध्यम से काम के लिए आया जाया करते हैं। फिलहाल तो खैर सब बंद पड़ा है। संख्या पक्ष, वृहद संख्यक बहुत बड़े स्तर पर, मध्यम संख्यक और अल्पसंख्यक। और यहाँ है ये स्थिरता पक्ष, स्थायी रूप से जाकर के बस गए या अस्थायी रूप से बसे, कभी कभी आना जाना होता है। इसमें विद्यार्थियों कारण पक्ष नहीं दिया हुआ, तो किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के कई कारण हो सकते हैं। वो जलवायु के लिए भी जा सकता है, अच्छी जलवायु के लिए, सुखद जलवायु के लिए भी जा सकता है। वो शिक्षा प्राप्ति के लिए भी जा सकता है, वो रोजगार के लिए भी जा सकता है, या अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं। तो ये वे कारक हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, अपकर्ष करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं
और बेरोजगारी, विपरीत जलवायु, ये सरकार की विपरीत नीतियाँ, इस प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं, इस प्रकार के जो कारण होते हैं वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं जो लोगों को उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर धकेलते हैं। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, शहरी या जनजाति की छोटी बस्तियां और गांव क्या कहलाते हैं? इनकी छोटी बस्तियां शहराना और गांव शहरोल कहलाते हैं। तो पेज नंबर 290 के ऊपर इनकी छोटी बस्तियां शहराना, गांव शहरोल कहलाते हैं। अभी हमारे लघुतरात्मक प्रश्न, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग कौन सा है? अब यहाँ हमसे नाम नहीं पूछा, उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल भी लिखनी होगी। 1 नंबर का प्रश्न होता तो हम सिर्फ नाम लिख करके छोड़ देते। ये 2 अंक का प्रश्न है तो इसमें हमें थोड़ा बहुत उसका परिचय भी देना होगा। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग पूछा है। जलमार्ग 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जलमार्ग जो नदियों, झीलों, तालाबों के माध्यम से किया जाता है और बाह्य में ये समुद्री जलमार्ग आ जाते हैं। तो हमसे हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, और विद्यार्थियों ने बिना कुछ सोचे समझे अटलांटिक महासागर वाले मार्ग को लिख दिया, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, जबकि वो व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। और हमसे तो आंतरिक पूछा था, वहाँ हमें राइन नदी का जलमार्ग लिखना था। बहरहाल 93 नंबर पेज के ऊपर उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों को उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से यूएसए व कनाडा से जोड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 यानी 25% इसी से ही परिवहित किया जाता है। विश्व के 50 वृहद समुद्री पतनों में से, बंदरगाहों में से 30 इसी मार्ग पर स्थित हैं। तो इस मार्ग की बात हो रही विद्यार्थियों, देखिए कितना डार्क नज़र आ रहा है आपको। तो ये यातायात प्रवाह आरेख का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और जितनी मोटी रेखा होती है उससे स्पष्ट होता है कि उतना ही ज़्यादा परिवहन उस मार्ग पर हो रहा है। तो ये यूरोपीय देशों को अमेरिका के, कनाडा और यूएसए से जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यहाँ देखिए राइन नदी जर्मनी, नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, और यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। तो ये आंतरिक जलमार्ग है, और अभी हमने जिसकी बात की थी वो समुद्री जलमार्ग है। छठा प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके 3 क्षेत्र मिलेंगे हमें 154 नंबर पेज पे विद्यार्थियों। पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उत्तरी पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहला उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय के तराई प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग। दूसरा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल के तट पर महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए मानचित्र में ये हिस्सा और ये हिस्सा, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ देखिए उपोष्ण कटिबंध लिखा हुआ है, तो यहाँ से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से नीचे है उष्ण कटिबंध, और उष्ण के जस्ट पास में ही उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध इसलिए यहाँ उपोष्ण कटिबंध लिखा हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के सदाबहार वन है पूर्वोत्तर भारत में, महाराष्ट्र से केरल की ओर, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या उपयोग है? तो विद्यार्थियों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इस सिद्धांत को उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। भाई उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, वो किस स्तर से आगे की ओर बढ़ेगी, भविष्य में उसके क्या क्या स्तर रहेंगे, और उसके आधार पर हमें विभिन्न योजनाओं को निर्धारित करने में सहयोग मिलता है। और इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जब किसी स्थान पर समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था में बढ़ जाता है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। देखिए इससे समझिए, ये यहाँ जो आरेख दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, जब किसी स्थान की जनसंख्या अशिक्षित से शिक्षित हो जाती है,
ग्रामीण से नगरीय हो जाती है, खेती हर से औद्योगिक हो जाती है, तो उस स्थान पर जन्म दर और मृत्यु दर जो उच्च उच्च बने हुए थे वो जन्म दर और मृत्यु दर निम्न और निम्न हो जाते हैं। तो ये हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी स्थान की जनसंख्या का आकलन करने के लिए और भविष्य की भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए। ये जनांकीय संक्रमण का चित्र है विद्यार्थियों। ये पहली अवस्था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम हमारा जो भारत है वो इस तीसरी अवस्था से संबंधित है। ये जो ऊपर की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये तो जन्म दर की है और ये मृत्यु दर की है। ठीक है, तो यहाँ देखिए याद करने के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं। यहाँ मैंने 45 और यहाँ 45 लिखा हुआ, यानी कि 40 और 50 के बीच में। फिर यहाँ जन्म दर 45 पे और फिर यहाँ देखिए ये मृत्यु दर की लाइन लगभग 30 पे आ गई। ठीक है, उसके बाद में ये नीचे डाउन हो रहा है, जन्म दर धीरे धीरे कम होने लगा और ये 40 तक आ गया और ये मृत्यु दर यहाँ आ गई। देखिए ये लगभग 18 के आसपास। तो ये बीच में देखिए जितना ज़्यादा गैप है इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। और जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पॉइंट आ गया लगभग 18 पे, 18-19 पे, और ये 12 के आसपास मान लीजिए, 10 या 12 के आसपास पॉइंट लगा लीजिए, और ये 8 के आसपास। तो इस प्रकार आप पहले पॉइंट लगा लीजिएगा परीक्षा में और फिर इन्हें पहले जन्म दर की लाइन बना लीजिए और फिर इस तरह मृत्यु दर की लाइन बना लीजिए। इस प्रकार ये आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ कुछ ट्रिक भी लिखी है। गस्सू काका वर्षा, गस्सू काका वर्षा, तो घाना, सूडान, कांगो के वर्षा वन। और यहाँ लिखा है मैंने सोरे अंगोला, सोमालिया, रोडेशिया, अंगोला। उसके बाद में यहाँ ट्रिक के रूप में लिखा है श्री कन्या भारत में क्यों, श्री कन्या भारत में क्यों, श्रीलंका, केन्या, भारत और क्यूबा। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है न्यू मिश्री ट्रे में, नई मिश्री है वो ट्रे में डाल करके लाए हम, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा और ट्रे ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक ब्रिज का नाम लिख दिया मैंने, पान ब्रिज। देखिए याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है, आपकी खुद की भी कोई ट्रिक हो सकती है। पान ब्रिज का मतलब ये जापान हो गया, ये ब्रिटेन हो गया और ये जर्मनी हो गया। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, धात्विक खनिज से क्या अभिप्राय है? तो वे खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। और ऐसी कोई स्पष्ट परिभाषा तो हमारी बुक में है नहीं, तो हमें ये समझ विकसित करनी होगी। जिनमें धातु के अंश होते हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं इनमें, लौह और अलोह खनिज। जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं ईंधन खनिज। तो ये रेखा चित्र दिया हुआ विद्यार्थियों, कोशिश करना परीक्षा में आप ऐसा बना पाएँ। धात्विक खनिज, लोह धातु, अलोह धातु, अधात्विक खनिजों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ ईंधन खनिज दिए हुए हैं। पर ये हमारी बुक में थोड़ा ये गलत दिया हुआ है, थोड़े से आप सही कर लीजिएगा। रत्न के नीचे सोना, चांदी और प्लेटिनम लिखा हुआ है और जो कि अधात्विक के नीचे लिखा हुआ है, जबकि ये अधात्विक ना होकर के धात्विक खनिज है। तो ये जो यहाँ 3 लिखे हुए ये इस तरफ आएंगे और यहाँ रत्न में आप हीरा, पन्ना, तांबड़ा ये नाम लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न विद्यार्थियों, लघुतरात्मक 3 अंक का हो गया ये। भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए, पेज नंबर 135 के ऊपर। तो भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, पहला, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। हमारा समाज, हमारी धार्मिक परंपराएं, हमारी अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार की हम लोगों ने बना रखी है कि हम लड़कों को वरीयता देते हैं और पुत्र की इच्छा के कारण जन्म से पूर्व ही लिंग की जांच करवा करके कन्या भ्रूण की हत्या करवा दी जाती है। परिणाम स्वरूप लिंगानुपात कम होता है। बहुत सी बंदिशें लगाई गई है लेकिन फिर भी चोरी छुपे ऐसे केस आए दिन अखबारों में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। दूसरा, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। आखा तीज पर बहुत से अबूझ सावों
में बहुत से छोटे छोटे बालकों का विवाह कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में बालिकाओं पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर करती हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाई हैं। चौथा, बालिका शिक्षा का अभाव। खैर अब तो बालिकाओं को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्र अभी भी अछूते हैं जहां ये बालिका शिक्षा की जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाई है। और पांचवा है बढ़ता नगरीकरण। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे विद्यार्थियों। नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और 10वां प्रश्न है हमारा निबंधात्मक, जिसमें जैविक और रासायनिक कृषि की तुलना हमसे पूछी है। विद्यार्थियों, जब भी हमसे तुलनात्मक कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपको सारणी बनानी है। इस तरह पेज के बीच में लाइन खींच देना कॉपी में। एग्ज़ाम की जो कॉपी होगी उसमें बीच में आप स्केल से लाइन खींच देनी है आपको, और जिनमें तुलना की गई है उनको दोनों को एक साथ लिखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो जैसे जैविक लिख देंगे एक तरफ और एक तरफ रासायनिक लिख देंगे, और फिर उनका स्टेप बाय स्टेप वर्णन कर देंगे। देखिए जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है, एक तरफ जैविक कृषि, एक तरफ रासायनिक कृषि। पहला पॉइंट है इसमें परंपरागत तरीकों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं, यहाँ कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है जैव पदार्थों द्वारा निर्मित खाद का उपयोग होता है, यहाँ कीटनाशकों का उपयोग होता है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ ये दोनों ही लाइनें सेम लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ रासायनिक कृषि का अर्थ बताने की कोशिश की है और यहाँ ये बताया है कि खाद कौन सी इस्तेमाल में ली जाती, जबकि दोनों सेम ही लाइनें हैं, ठीक है। तो इसको रासायनिक कृषि के अर्थ के रूप में आप लीजिएगा और इसे आप खाद के रूप में लिख सकते हैं। आप यूँ कंफ्यूज ना हो कि ये सेम ही कैसे लिख दिया, लगभग मिलती जुलती सी लाइनें हैं। तीसरा पॉइंट, मानव श्रम अधिक लगता है जैविक कृषि में, जबकि इसमें मशीनों का उपयोग अधिक होता है। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है जैविक खाद घर पे या खेत में तैयार की जाती है या कारखानों में तैयार होती है। पांचवा पॉइंट, उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक है, जबकि यहाँ भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। उसके बाद में छठा पॉइंट है प्रकृति के साथ में आदर्श रिश्ता बनता है जैविक कृषि में, जबकि यहाँ धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान होता रहता है। लाभ हानि की सोच के बिना हम लोग ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सातवां पॉइंट लिखा हुआ है स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है जैविक कृषि में, जबकि यहाँ विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है रासायनिक कृषि में। आठवां पॉइंट है जैविक कृषि से जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यहाँ पड़ता है। 9वें पॉइंट में कंपोस्ट, गौमूत्र, काऊ पेट पिट है ना, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक इत्यादि खादें सम्मिलित की जाती है। और यहाँ फास्फेट, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि तत्वों का प्रभाव अधिक रहता है। काऊ पेट पिट समझ गए ना आप लोग। यूँ कहते हैं ना कई बार, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, तो हम यूँ भी कह सकते हैं तेरे दिमाग में काऊ पेट पिट भरा हुआ है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। और 10वें पॉइंट में लिखा हुआ भूमि की उर्वरा शक्ति उत्पादन दोनों में धीरे धीरे वृद्धि होती है, यहाँ कम होने लगती है। ये पॉइंट हमने खैर ऊपर भी पढ़ लिया था। और 11वें में लिखा हुआ जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती, जबकि रासायनिक कृषि में अधिक जल की आवश्यकता रहती है, सिंचाई अधिक करनी पड़ती, समय समय पर पानी देना पड़ता है। 12वें पॉइंट में भूमि जल की शुद्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे की ओर जो तत्व रिस करके जाएंगे वो प्राकृतिक ही होंगे, जबकि यहाँ रसायन जाते हैं रिस करके, पानी के साथ में रिसते हुए और नीचे जाते हुए भूमिगत जल को प्रभावित करते हैं। 13वां जैविक कृषि उपज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होने के कारण इसकी मांग बढ़ती जा रही है, जबकि वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल किसे ले रहे हैं, रासायनिक जो खेती उसके जो उत्पाद हैं उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल में ले रहे हैं। रासायनिक खाद कीटनाशकों का प्रभाव शरीर के लिए हानिकारक है। खैर पंजाब इसका उदाहरण है, जो बहुत अधिक लगभग 4 गुना अधिक रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है। भारत का जो औसत है उसे 4 गुना अधिक इस्तेमाल करता है पंजाब। और 14वां पॉइंट है जैविक कृषि की गांव और प्रकृति पर निर्भरता है, क्योंकि कृषि में बीज, ये बीज लिखा हुआ है यहाँ बीज होगा, ठीक है, बीज प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, खाद पशुओं से और जंगलों आदि से, सिंचाई प्रकृति आदि से प्राप्त हो जाती है, सिंचाई के साधन पशुओं से कीटनाशक आदि प्राप्त हो जाते हैं, जबकि रासायनिक कृषि पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है। इसमें बीज से लेकर के कीटनाशक और वो सभी यंत्र तंत्र हमें बाजार से खरीदने पड़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा विद्यार्थियों। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और मेहनत करते रहिए बस, क्योंकि कहते ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।